Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, let's study science. It's for class 7th and I'm your teacher Shabir Ahmed Lone. So let's get started. So today it's chapter number 5 continue. So we shall take up another topic today, that's neutralization. आज हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन में सबसे पहले क्या देखते हैं, व्हेन अ बेस रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ एन एसिड, जब एक बेस एक एसिड का इफ़ेक्ट रिमूव करती है यानी उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करती है, या एक एसिड एक बेस का इफ़ेक्ट ख़त्म करता है, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, व्हेन अ बेस रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ एन एसिड, जब एक बेस एक एसिड का इफ़ेक्ट ख़त्म करती है, उसका जो उसने फंक्शन की होगी उसको रिवर्स करती है, या एक एसिड एक बेस का इफ़ेक्ट ख़त्म करती है, तो इस कंडीशन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस रिएक्शन या इस इफ़ेक्ट को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अभी तक हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी, जैसे हमने इंडिकेटर्स में देखा, एसिड बेस इंडिकेटर्स में, जहाँ पे हमने देखा कि इंडिकेटर सॉल्यूशन ऐसी होती है कि उसमें अगर एसिड मिलाएं तो कलर चेंज होता है, तो बेस मिलाएं तो दूसरा कलर चेंज होता है। तो यही एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन इन फिनोप्थलीन सॉल्यूशन। फिनोप्थलीन आपको पता है ये एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये हमें इससे हम सीख लेंगे, इससे हमें समझ आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। अब ये फिनोप्थलीन जो है, ये एक सॉल्यूशन जो फिनोप्थलीन की बनती है, इट बिकम्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इज़ कलरलेस। फिनोप्थलीन चूँकि एसिडिक सॉल्यूशन है और ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर ही नहीं होता है, इट्स कलरलेस एंड एसिडिक इन सॉल्यूशन, ये फिनोप्थलीन। नाउ व्हाट वी डू, चूँकि इन फिनोप्थलीन एसिड है, व्हेन वी ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए बेस, जब हम कुछ ड्रॉप्स बेस के इस एसिड में ऐड करते हैं, फिनोप्थलीन सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं एक बेस का। फॉर एग्जांपल लीजिए, एक बेस की एग्जांपल लेते हैं सोप सॉल्यूशन, तो क्या होता है, इट चेंजेस टू डीप पिंक, यानी इसका कलर पिंक हो जाता है। पहले क्या था, पहले ये कलरलेस था, अब पिंक हो गया। कैसे पिंक हो गया, बेसिकली एसिड था ये फिनोप्थलीन सॉल्यूशन, इसमें हमने बेस ऐड की। अब एक चीज़ करते हैं, नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड। अब इसमें पहले बेस ऐड की, अब देखते हैं एक एसिड ऐड करते हैं, कोई भी एसिड। टेक द एग्जांपल ऑफ साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए, लैक्टिक एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड इसमें ले लीजिए, तो वो इसमें ऐड करते हैं, किसमें, इस सॉल्यूशन में। जो सोप सॉल्यूशन ऐड करके हमें पिंक सॉल्यूशन बन गई, पिंक कलर की बन गई। तो जब हमने ये ऐड किया, हमने क्या देखा, दिस सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, ये वापस एक कलरलेस सॉल्यूशन बनती है। ये जो पहले कलरलेस था, ड्रॉप बेस ऐड की तो पिंक बन गया, अब एसिड ऐड करते हैं तो ये वापस कलरलेस बन जाता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये कलरलेस इसलिए बन गया, पहले ये पिंक बन गया था सोप के इफ़ेक्ट से, अब एसिड हमने मिलाया इसके साथ, तो ये सोप का इफ़ेक्ट, ये बेस का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, ये वापस कलरलेस बन गया। तो इसी चीज़ को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये फिनोप्थलीन सॉल्यूशन है, बेसिकली एसिड है, और ये एक क्या है, ये एक जो है कलरलेस सॉल्यूशन होती है। इसमें हमने एक बेस ऐड की, जब हमने अल्कली या बेस इसमें ऐड की तो ये पिंक हो गया, पिंक कलर। अब अगर एक चीज़ हम करते हैं, इसमें हम एसिड फिर से ऐड करते हैं, जब हम इसमें एक एसिड ऐड करेंगे तो ये वापस कलरलेस हो जाएगी। तो इंडिकेटर जो है, इसलिए ये हमें एज इंडिकेटर फंक्शन करता है, क्योंकि ये कलर चेंजेस शो करता है। तो ये कलर जहाँ पे रिवर्स होती है, या इफेक्ट ऑफ बेस इज न्यूट्रलाइज्ड, इफेक्ट ऑफ बेस इज डिसअपियर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस या अनदर से एसिड, तो इससे जो है इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी न्यूट्रलाइजेशन की। अब देखते हैं व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में असल में होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअली एक रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन में एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, क्या होता है, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस को हम अल्कली भी बोलते हैं। एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, यानी एसिड लिखेंगे प्लस बेस लिखेंगे, तो वापस हमें क्या बनता है, इट गिव्स अ सॉल्ट, एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, यानी
इट गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, और साथ में हीट भी पैदा होती है। यानी सिस्टम जो है, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में हम ये बनाएंगे, ये रिएक्शन करेंगे, वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे थोड़ा हीट पैदा होगी। सो what actually is neutralization? It's a reaction in which an acid reacts with a base to form a salt and water with evolution of heat, साथ में हीट भी पैदा होती है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिलहाल हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टॉपिक नहीं है, फिलहाल हमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखना है और एग्जांपल्स देखनी है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम अलग से एक लेक्चर देंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, सब्सिक्वेंट लेक्चर, द कमिंग लेक्चर विल बी इंशाल्लाह ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, चलिए। नाउ न्यूट्रलाइजेशन जो है, देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, जिनमें न्यूट्रलाइजेशन होती है, लेकिन हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमने कभी केयरफुली हमने उसको देखने की कोशिश ही नहीं की, लिहाजा हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेट अस सी सम ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उनमें से कुछ ऐसी हैं, दीज आर सम ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कुछ ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। लेट अस सी a few of them. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनडाइजेशन। आपने देखा होगा इनडाइजेशन, कभी कभी हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रिक पेन होती है, स्टमक में, मैदे में पेन होती है, तो डॉक्टर कहता है कि आपको इनडाइजेशन हुआ है। इनडाइजेशन को जनरली हम बदहज़मी भी कहते हैं। अब देखिए इनडाइजेशन होता क्या है एक्चुअली। आवर स्टोमक वॉल इट प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा म्यादा होता है, स्टोमक होता है, इट्स ए जे शेप्ड सैक। ये मस्कुलर होता है, मसल्स होते हैं, मस्कुलर वॉल इसके होता है। तो दैट वॉल इज़ डिस्टेंजेबल, ये एक्सटेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें जब हम फूड खाते हैं तो वो इसमें जो ही फूड उसमें जमा होता है, पहुंचता है, तो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं। वो गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से निकलते हैं? वो उसी स्टमक वॉल से सीक्रेट होते हैं। उस स्टमक वॉल में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वही ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। तो दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे कलेक्टिवली help in digestion of food. Now gastric juice it contains digestive enzymes and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस गैस्ट्रिक जूस का जो है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं। अब ये HCl जो है, इसकी कुछ खास फंक्शंस अलग से हैं। इसकी एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है दैट इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हमारे स्टोमक में होते हैं वो इसलिए प्रोएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं कि ताकि वो कभी जब एम्प्टी स्टोमक हो उस पर इफ़ेक्ट ना करे, उस पर डाइजेशन स्टार्ट ना करे। तो उनको जो एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो ही फूड हमारे स्टोमक में पहुंचता है तो HCl सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होते ही वो प्रोएक्टिव एंजाइम्स या प्रो एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो HCl की फंक्शन ये है कि इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। दूसरा, इट किल्स द बैक्टीरिया। अगर कहीं से हमारे स्टोमक में हमने जो फूड खाया उसमें कुछ बैक्टीरिया अंदर चले गए या कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ है, वो अंदर चला गया, उसके सेल वॉल पे ये बैक्टीरिया जो है, ये एंजाइम जो है इफेक्ट करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। तो इस तरह से हमें HCl हार्मफुल बैक्टीरिया से भी बचाता है। नाउ नॉर्मली ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में इंसान की जब से तबीयत ठीक हो तो क्या होता है, इट इज़ रिलीज्ड व्हेन फूड रीचेज आवर स्टोमक। ये स्टोमक में फूड पहुंचना इस गैस्ट्रिक जूस के लिए स्टिमुलस होता है। स्टोमक में फूड पहुंचेगा तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा, HCl रिलीज़ होगा, ठीक है। बट what happens in a diseased condition? कभी कभी ऐसा होता है when we eat too much spicy food, हमने ज़्यादा मसालेदार फूड खाया, मसाला ज़्यादा था, या हमने कोई डिश खाई, वाजवान खाया, कुछ खाया, उसमें मसाला ज़्यादा होता है अक्सर। तो when we eat some spicy food or we have some tension, या मेंटल डिप्रेशन है, टेंशन है, कोई वरीज हैं, कोई जहनी तनाव है, कुछ है, तो इन दो कंडीशन में क्या होता है, HCl is released in large amounts. HCl is released in large amounts. अब उस कंडीशन में क्या होता है, HCl काफ़ी लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होता है। तो जब ये HCl लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होता है
तो इट लीड्स टू एसिडिटी ऑफ द स्टोमक, यानी स्टोमक में एसिडिटी पैदा हो जाती है। जब एसिड ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी पैदा, नेचुरली एसिडिटी पैदा हो जाती है स्टोमक में। दिस काजेज बर्निंग फीलिंग इन स्टोमक, स्टोमक में वो जलन सी महसूस होती है, बर्निंग फीलिंग इन स्टोमक। और माउथ में एक वो सोर टेस्ट पैदा होता है, मुंह में जो है वो खटापन सा वो टेस्ट मतलब जो है मुंह का वो एसिडी थोड़ा सा फील होता है, एसिडिक थोड़ा सा वो सोर टेस्ट मुंह में पैदा होता है। तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे एसिडिक डकारें आने लगती हैं, जैसे एसिडिक वो फील होता है। एक तो गैस्ट्रिक बर्निंग पेन स्टोमक में होती है, तो माउथ में भी एसिडिक टेस्ट थोड़ा सा फील होता है। नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ स्टोमक, और सिंपली इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज इंडाइजेशन, जिसको हम बदहजमी भी बोलते हैं या एसिडिटी भी बोलते हैं। तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको एसिडिटी हुई है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एसिडिटी ऑफ स्टोमक। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर हमने इसको टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो व्हाट विल हैपन, इट विल डैमेज स्टोमक वॉल। जो स्टोमक वॉल होता है उसको ये डैमेज करेगा, क्योंकि हमें पता है एसिड्स दे आर कोरोसिव, हमें पता ही है एसिड्स जो हैं वो मोस्टली कोरोसिव होते हैं। मिनरल एसिड्स तो ज़्यादा ही कोरोसिव हैं, क्योंकि HCl जो है ये भी एक मिनरल एसिड है, इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, है ना। तो ये भी एक एक्चुअली एक मिनरल एसिड ही है, तो ये भी कोरोसिव है, हार्मफुल है। इट कैन काज लीजन्स और इट कैन काज दिस बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, ठीक है ना। तो स्किन पे ये बर्निंग सेंसेशन काज कर सकता है, इट कैन काज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। तो उस कंडीशन में इट कैन ऑल्सो लीड टू अल्सरेशन ऑफ स्किन। स्टोमक में अल्सरेशन हो सकते हैं, स्टोमक में वो स्कार्स हो पैसा पैदा हो सकते हैं, स्टोमक में ब्रूजेस वगैरह वो जख्म वख्म पैदा हो सकते हैं। तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, बट इट इज़ क्यूरेबल, इसको इलाज कर सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है, देखिए ये स्टोमक है, स्टोमक में आप देख सकते हैं यहाँ से फूड पहुँच के यहाँ पहुँचता है। तो जब यहाँ स्टोमक में फूड पहुँचे तो ही गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, यहाँ स्टोमक वॉल से निकलता है। तो अगर कहीं ऐसा हो गया कि स्ट्रेस हो गया या हमने स्पाइसी फूड ज़्यादा खाया, तो स्टोमक में एसिडिक कंटेंट जो है, एसिडिटी ज़्यादा होती है। नाउ एसिडिटी ऑफ स्टोमक इट इज़ काज ड्यू टू स्पाइसी फूड एंड स्ट्रेस। इसके और भी रीजंस हैं, तो ज़्यादा डीप फिलहाल जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर हमें क्या करता है, डॉक्टर इन दिस कंडीशन, इन एसिडिक कंडीशन, एसिडिटी में डॉक्टर्स एडवाइज अस टू टेक एंटासिड सिरप और टैबलेट्स। तो इस कंडीशन में हमें टैबलेट्स देते हैं और सिरप देते हैं, सिरप दवाई देते हैं या टैबलेट्स वो देते हैं। वो टैबलेट्स और वो सिरप एक्चुअली क्या होते हैं, वो एंटासिड्स होते हैं, यानी एंटी एसिड्स जिनको बोलते हैं, एंटासिड टैबलेट्स। एंटी एसिड्स यानी वो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। ऐसी टैबलेट्स, ऐसी मेडिसिन जो एसिड का इफेक्ट ख़त्म करती हैं। तो एंटासिड मेडिसिन क्या होती हैं, उनमें क्या होता है, एंटासिड मेडिसिन यूजुअली कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इट्स अ बेस, एक्चुअली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस होती है, और उसमें दूसरी एक बेस भी होती है, दैट्स कॉल्ड इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसेस हैं, दीज काज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड्स। ये इसी में जो एंटासिड मेडिसिन होते हैं उनमें यही दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर एक्चुअली टू बेसेस। अब देखिए आपने नोटिस किया होगा, दिस इज यूजुअली द कलर ऑफ द एंटासिड मेडिसिन। एंटासिड मेडिसिन ऐसे ही होते हैं, दीज यूजुअली कंटेन एडिशन, दीज एंटासिड मेडिसिन यूजुअली कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। मैंने ये फार्मूला इसलिए ये साथ में रखी ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद करें। MgOH ट्वाइस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह एक और है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH थ्राइस है, OH 3 टाइम्स इसमें होता है। तो ये है एंटासिड मेडिसिन, अक्सर इसी कलर की होती है। तो ये जो है एसिडिक कंटेंट जो है हमारी स्टोमक की एसिडिटी ख़त्म करती हैं। अच्छा, नाउ व्हाट हैपन्स, दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये एक्चुअली बेसिक होते हैं। नाउ दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एसिडिक जो इफेक्ट है वो उसको ख़त्म करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं। दस दे हेल्प इन कंट्रोलिंग एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। इस तरह से ये स्टोमक की एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ओके
अनदर दिस एग्जाम्पल इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल को हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एक्चुअली देखते हैं सॉइल क्या होती है। सॉइल में जब हम देखते हैं प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल। सॉइल प्लांट्स के लिए बेहतरीन सॉइल वो है जो ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक हो, यानी उसमें एसिडिक कंटेंट भी, एसिड भी ज़्यादा ना मिले हों और बेसिस भी ज़्यादा ना मिले हों, तो ऐसी सॉइल को हम न्यूट्रल सॉइल कहते हैं। तो न्यूट्रल सॉइल क्या होती है, वो मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ होती है। Now, if the soil is too much acidic or too much basic, it's not fit for normal growth of the plants. यानी अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक होती है या ज़्यादा बेसिक होती है तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए नॉर्मल नहीं होती है। इट्स नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट शायद ग्रो कर भी ले लेकिन उसकी प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर प्रोडक्शन वहाँ से हमें नहीं मिलेगी। तो समटाइम्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। तो एसिडिटी कैसे बढ़ती है, जब हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, जो मार्केट्स में रेडीमेड फर्टिलाइजर्स हमें मिलती हैं, उनका हम जब एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है। व्हाट इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ दिस सॉइल। सॉइल की एसिडिटी इससे बढ़ जाती है। तो सॉइल में ऑल्सो बिकम एसिडिक इफ द रूट्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर अलाउड टू डिके इन इट। हाँ, अब सॉइल की एसिडिटी, एक फैक्टर ये हो गया कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स हमने यूज़ किए। दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर हमने कहीं ज़्यादा इसमें जो क्रॉप हम हार्वेस्ट करते हैं, हमने फसल काटी, उसके रूट्स हम वहीं रखते हैं, फिर वो जब अगर उसी में डिके हो जाए, सड़ जाए उसी में, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें क्रॉप्स की, उस सॉइल की एसिडिटी जो है बढ़ सकती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हमें एक चीज़ करनी चाहिए, जो ये रूट्स रहते हैं या लेफ़्ट ओवर क्रॉप जो है हार्वेस्ट करने के बाद जो रूट्स वगैरह रहते हैं, उनको हमें पुल आउट करना है, उनको निकाल के बेहतर ये है कि हम उनको जला दें। ठीक, ओके। तो एक और चीज़, सो व्हाट हैपन्स, दिस एक्सेस एसिडिटी ऑफ सॉइल रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये जब एसिडिटी बढ़ती है सॉइल में तो उससे फर्टिलिटी सॉइल की कम होती है, सॉइल की जरखेज़ी जो है वो कम हो जाती है। तो नाउ टू मेक दिस एसिडिक सॉइल न्यूट्रल, व्हाट वी डू, फार्मर्स क्या करते हैं, उस किसान लोग क्या करते हैं, उस एसिडिक सॉइल का एसिडिटी कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए वो क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, क्विक लाइम इसमें ऐड करते हैं, सॉइल में मिक्स करते हैं, खाद की तरह मिलाते हैं, या ऐसे स्प्रे भी कर सकते हैं, ऊपर ऊपर फेंक सकते हैं। वो क्या करते हैं, क्विक लाइम होता है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, वो एक्चुअली एक बेस है, उसके साथ ऐड करते हैं, सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिला देते हैं। या दूसरा एक है, उसको सिलिकेट लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, CaOH ट्वाइस होता है, इसकी सिंबल भी, ये फार्मूला भी याद रखिए, CaOH ट्वाइस, और कैल्शियम ऑक्साइड की है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दो चीज़ें ये सॉइल के साथ मिला देते हैं, इससे सॉइल की एसिडिटी कम हो जाती है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये दोनों चूँकि बेसेस हैं, अब सॉइल की एसिडिटी इस बेस से कम हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। तो समटाइम्स इट सो हैपन्स इफ द सॉइल इज़ बेसिक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉइल बेसिक है, ऑलरेडी ज़्यादा बेसिक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको कंपोस्ट बोलते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैन्योर जो घरों में हम बनाते हैं, मैन्योर गोबर वगैरह, घास, प्लांट प्रोडक्ट्स वगैरह से बनता है, उसको हम ऐड कर सकते हैं सॉइल में। उससे सॉइल की जो बेसिसिटी जो है, बेसिक जो है या अल्कलाइनिटी जो है वो कम हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये एक उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए है। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक मैन्योर कंटेन्स एसिड्स। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होता है, एक्चुअली उसमें एसिड्स होते हैं। अब अगर बेसिक सॉइल है, हमने ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड किया, कंपोस्ट ऐड किया, जो घर में गोबर वगैरह होता है उसको ऐड किया, तो उससे ये होता है कि इट न्यूट्रलाइजेज द बेसिक केमिकल्स ऑफ द सॉइल। जो सॉइल में बेसिक केमिकल्स होते हैं उसको ख़त्म करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, दस द सॉइल बिकम्स न्यूट्रल। उससे जो है सॉइल न्यूट्रल हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू अनदर, दैट्स फैक्ट्री वेस्ट। हम जानते हैं कि हमारे जो स्पेशली टाउन्स होते हैं, टाउन्स वगैरह या सिटीज़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं। उन फैक्ट्रीज़ में हम क्या देखते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेस्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज। उन फैक्ट्री से बहुत सारे वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट वाटर निकलता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। अब वो वेस्ट जो हैं, सीवेज वगैरह जो है वहाँ से निकलता है, वेस्ट वाटर जो गंदा पानी वहाँ से फैक्ट्री से वगैरह से निकलता है, उस वाटर में बहुत से एसिड्स होते हैं।
इफ़ दोज एसिड्स आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, अगर उन एसिड्स को सीधे वाटर बॉडीज़ में फ्लो किया करने दिया जाए, यानी कोई सोप फैक्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, या हम ये कह सकते हैं सोप, या ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, खाद बनाने की फैक्ट्री है, या बाकी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से जो वाटर निकलता है, सीवेज वाटर, वो वेस्ट वाटर जो निकलता है वहाँ से, उसमें एसिड्स होते हैं। अब वही उन्होंने बाहर छोड़ा, नाली में छोड़ा, किसी और वाटर बॉडी में डायरेक्टली छोड़ा, तो उससे क्या होगा, उससे उस वाटर बॉडी की, उस रिवर की, उस लेक की, उस पॉन्ड की, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी उस पानी में एसिडिक नेचर ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उससे ये हो जाता है दैट द एसिड्स मे किल फिश, उससे मछली मार सकती है, या पानी में जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे एक्वेटिक क्रॉप्स हैं, या एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, या वाटर में ग्रो होने वाले क्रॉप, ये प्लांट्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है इस एसिड से, अगर इसको डायरेक्टली मिलाया जाए पानी के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो द फैक्ट्री वेस्ट्स आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बिफोर एडिंग बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। अब हमें क्या करना चाहिए? फैक्ट्री से जो वाटर निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसको एक पहले ट्रीटमेंट प्लांट में लिया जाता है, वहाँ पे उसको जो है कुछ बेसिक सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करने के बाद, यानी वो वाटर न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, उनके न्यूट्रलाइज होते हैं वो वेस्ट्स, फिर उनको वाटर बॉडी में डाला जा सकता है। द वेस्ट्स आर यूजुअली ट्रीटेड विद लाइम, अक्सर उनको जो है लाइम जो होता है एक न्यूट्रल, ये बेसिक सब्सटेंस है, उसके साथ उसको मिलाया जाता है। तो वो मिलाने से उसका जो वाटर जो है, वेस्ट जो है, उनकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज होती है, उनका एसिडिक जो नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसी तरह एक और देखते हैं, इंसेक्ट बाइट्स। जैसा कि हमें पता है द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, जैसे बीज हैं, एंट्स हैं वगैरह, उन इंसेक्ट्स की जो चींटियां हैं, या शहद की मक्खियां, या वो वास्प्स होती हैं, बिड वगैरह जिनको बोलते हैं, कशर पे वन तोलरे माछरी या रेयम आसान, उनकी जो वो बाइट मारती हैं, स्टिंग मारती हैं, उनकी उस स्टिंग में एक एसिड होता है, दैट्स कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOOH है, यानी HCOOH है, इसकी फार्मूला है फॉर्मिक एसिड की। जब ये इंसेक्ट्स हमें बाइट करती हैं, व्हेन दे बाइट अस और स्टिंग अस, तो वो क्या करती हैं? दे इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड दैट्स फॉर्मिक एसिड इनटू आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी में यही फॉर्मिक एसिड इंट्रोड्यूस करती हैं जब वो हमें बाइट करती हैं, जब वो हमें डंक मारती हैं, स्टिंग करती हैं। तो दिस काजेज पेन एंड इरिटेशन, पेनफुल इरिटेशन एंड स्वेलिंग, यानी हमारी स्किन पे जहाँ पे वो बाइट करती हैं वहाँ पे एक रेडनेस पैदा होती है, वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग होती है, वहाँ पे पेन होती है और इरिटेशन होती है, हमें खुजली सी महसूस होती है, पेन होती है, और स्वेलिंग भी उस जगह होती है जहाँ पे एक चींटी या एक शहद की मक्खी, हनी बी, या एक एंट जो है हमें बाइट मारती है, जहाँ पे वो काटती है। ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी चाहिए, अक्सर हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि जो हनी बी है वो हमें मुंह से काटती है। मुंह से हनी बी कभी नहीं काटती है। एक्चुअली इट हैज़ जो इसका स्टिंग होता है, दैट्स लोकेटेड इन द लास्ट सेगमेंट, जो टेल होता है वहाँ पे उसका स्टिंग जो है एंट का, ये हनी बी का, वहाँ पे होता है, लास्ट सेगमेंट होता है, जो टेल होता है उसका, वहीं पे उसके एक कांटा सा होता है, वो उसी से काटती है। ठीक है, okay, now what to do in this condition, how to reduce the effect of formic acid। formic acid का इफेक्ट रिड्यूस कैसे करें? कॉमन सेंस है, ये एसिड है, हमें बेस रब करनी है, तो बेस से इसका ये एसिड एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड क्या करेंगे हम? द एरिया अराउंड द स्टिंग इज रब्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन। हमें एक बेसिक सॉल्यूशन लेनी है, और उस जख्म जहाँ पे है वहाँ पे हमें एक बेसिक सॉल्यूशन जो है रब करनी है, ऐड उस पर मलनी है, उस पर लगानी है, रब करनी है। जैसा कि हम बेसिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, सोप या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले सकते हैं, सोप सॉल्यूशन ले सकते हैं, या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसको इट्स ऑल्सो कॉल्ड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसकी जो है फार्मूला क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या दूसरी है और जो है कैलामाइट सॉल्यूशन दूसरी है, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। एक और सॉल्यूशन होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन जो है अक्सर फेस क्रीम्स वगैरह जो हैं उनमें कैलामाइन होता है, लैक्टो कैलामाइन वगैरह हो, आपने देखा होगा। लैक्टो कैलामाइन एक क्रीम आती है, लोशन आता है, एक बॉडी लोशन या फेस वॉश के लिए वो यूज़ होता है।
या फेस क्रीम के लिए वो यूज़ होता है। तो वो जो है एसिडिक इफ़ेक्ट जो होता है उस एंट का या उस बाइट जो हमें की होती है किसी इंसेक्ट ने, उसका वो एसिडिक जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो स्वेलिंग या वो पेन ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें हम ऐड करते हैं। बेकिंग सोडा या सोप सॉल्यूशन या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, या कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट वगैरह होता है, ये सभी एसिड बेसेस हैं, ये हम ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये रब करने से द बीइंग बेसिस, ये सभी चीज़ें जो कि बेसिस होती हैं, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, वो फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं। दस दे गिव अस रिलीफ फ्रॉम पेन, इससे हमें पेन में थोड़ा रिलीफ होता है और स्वेलिंग, वो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग वगैरह वो जो है ख़त्म हो जाती है। अब देखिए लास्ट में क्या है, प्रिजर्विंग द मिल्क फॉर शॉर्ट पीरियड। कभी कभी हम देखते हैं मिल्क को प्रिजर्व करना हमें मुश्किल कभी कभी होता है। वी नो दैट इन बिग सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में या टाउन्स में क्या हम देखते हैं, मिल्क इज़ ब्रॉट टू द सिटीज़ फ्रॉम विलेजेस बाय मिल्क वेंडर्स। जो दूध बेचने वाले होते हैं वो गांव से दूध इकट्ठा करके बड़े बड़े बाल्टियों वगैरह में जमा करके वो कहाँ ले जाते हैं, वो सिटीज़ में या टाउन्स में बेचने के लिए उस दूध को ले जाते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इन हॉट क्लाइमेट्स, जब गर्मी का सीज़न होता है, द नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो बैक्टीरिया नेचुरली उसमें होते हैं, मिल्क में जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जो है वो उस लैक्टिक एसिड में, उस मिल्क में ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया, नेचुरल बैक्टीरिया ऑलरेडी मिल्क में थोड़े से होते ही हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं। अब गर्मी की वजह से उन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है और वो क्या करते हैं, वो लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि लैक्टिक एसिड नेचुरली एक एसिड है, अब उस दूध में वो सुअर टेस्ट पैदा हो जाएगा, यानी तो वो खट्टा हो जाएगा जिसको बोलते हैं। नाउ दिस लैक्टिक एसिड कर्डल्स द मिल्क, ये उस मिल्क को जमा देता है, कर्ड बना देता है, यानी उसको दही बना देता है, दही के जैसे बना देता है, काजिंग अ लॉस टू द मिल्क वेंडर्स। उससे उन मिल्क वेंडर्स को, दूध बेचने वालों को काफ़ी नुकसान होता है, उनको दूध ख़राब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दूध फटना, यानी दूध उनका फट जाता है तो ख़राब हो जाता है। टू प्रिवेंट दिस, अब ये इस इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड को बनने से लैक्टिक एसिड का जो इफेक्ट है, वो टेस्ट है, वो ख़त्म करने के लिए मिल्क वेंडर्स क्या करते हैं, उन्हें क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो मिल्क के साथ मिला देते हैं। बेकिंग सोडा चूँकि एक ये क्या नाम इसका, ये एक बेस है, तो इससे लैक्टिक एसिड का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाती है, कैसे दूध फटता है जब लैक्टिक एसिड इसमें ज़्यादा पैदा होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो जो है इससे ये होता है कि अब उसमें इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट कम करने के लिए उसमें एक बेस मिलानी ज़रूरी है। सो बेकिंग सोडा बीइंग ए बेस, अब बेकिंग सोडा चूँकि एक बेस ही है, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, दस मिल्क डज नॉट गेट कर्डल्ड। इससे ये होता है कि मिल्क अब कर्ड नहीं बन जाता है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।